अच्छा चलिए, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक मोबाइल फोन की कहानी। सोचिए, जब उसके सारे पार्ट्स, स्क्रीन, चिप, बैटरी एक डिब्बे में आते हैं, तब वो क्या है? फिर जब वो फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर होता है, आधा अधूरा बना हुआ, तब वो क्या है? और आखिर में जब वो शानदार डिब्बे में पैक होकर बिकने के लिए तैयार है, तब वो क्या है? आज हम इसी सफर को अकाउंटिंग की दुनिया में ट्रैक करने वाले हैं। हमारा विषय है इंड एस 2, वो नियम जो इन्वेंट्री यानी स्टॉक की पूरी कहानी बताता है। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्टडी नोट्स हैं और हमारा मिशन है इस टॉपिक को, जो अक्सर मुश्किल लगता है, बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम सिर्फ नियम नहीं रटेंगे, बल्कि उस इन्वेंट्री के नंबर के पीछे की सोच को समझेंगे कि गोदाम में पड़ा सामान कब तक कंपनी की संपत्ति है और किस एक पल में वो एक खर्चा बन जाता है। ये एक नंबर की नहीं, बल्कि एक पहचान बदलने की कहानी है। तो चलिए उस मोबाइल फोन के सफर से ही शुरू करते हैं। जब वो पार्ट्स के रूप में था, क्या वो इन्वेंट्री है? हाँ, बिल्कुल। इंड एस 2 के हिसाब से इन्वेंट्री की आप कह सकते हैं 3 शक्लें होती हैं। पहली, जैसा आपने कहा, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल, जैसे वो फोन के पार्ट्स। दूसरी शक्ल है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब WIP, यानी वो आधा-अधूरा फोन जो असेंबली लाइन पर है। और तीसरी और आखिरी शक्ल है फिनिश्ड गुड्स, यानी आपका डिब्बे में बंद, बिकने के लिए तैयार मोबाइल फोन। अच्छा, मतलब हर वो चीज जो या तो बिकेगी या फिर बिकने वाला सामान बनाने में इस्तेमाल होगी। लेकिन एक मिनट जी, अगर कोई बिल्डर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहा है, तो वो जो आधी बनी हुई बिल्डिंग है, वो भी तो एक तरह का वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या वो भी इसी नियम में आता है? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि इंड एस 2 कहाँ लागू नहीं होता। अच्छा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस का WIP या सर्विस इंडस्ट्री का WIP, जैसे किसी लॉ फर्म का कोई चल रहा केस, ये सब इसके दायरे से बाहर है। इनके लिए अपने अलग नियम है। और क्या है जो इन्वेंट्री जैसा दिखता तो है पर है नहीं? 2 और बड़ी चीजें हैं। एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक नहीं। राइट। और दूसरा है बायोलॉजिकल एसेट्स, यानी खेतीबाड़ी से जुड़ी चीजें, जैसे फसलें या जानवर। इन पर इंड एस 41 लगता है। तो हमारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर है जिन्हें कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस में बेचने के लिए रखती है। ठीक है, तो दायरा अब साफ है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारे उस मोबाइल फोन की कीमत कैसे तय होगी? मान लीजिए उसे बनाने में कंपनी के 10,000 रुपए लगे, तो बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 10,000 रुपए दिखेगी, है ना? कितना सिंपल है। काश अकाउंटिंग इतनी सिंपल होती। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इंड एस 2 का एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल? हाँ, और वो ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा कॉस्ट, लागत, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर तय की जाती है। NRV, ये एक नया शब्द आ गया है, ये क्या बला है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसे आसान भाषा में समझें तो ये है जेब में असल में कितना पैसा आएगा। अच्छा। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। उस सामान की अनुमानित बिक्री कीमत यानी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से उसे पूरा बनाने का बचा हुआ खर्चा और उसे बेचने पर लगने वाला खर्चा, मतलब कॉस्ट टू सेल, घटा दो। अरे वाह! तो इसका मतलब एक फैशन कंपनी, मान लीजिए ज़ारा या H&M, जिसके पास पिछले सीजन के कपड़े पड़े हैं, हाँ, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू तो तेजी से गिर रही होगी। भले ही एक जैकेट को बनाने में 5,000 रुपए लगे हों, अगर वो अब आउटलेट मॉल में सिर्फ 500 रुपए में बिक सकती है, तो कंपनी को अपनी किताबों में उसकी वैल्यू 500 रुपए ही दिखानी होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये तो निवेशकों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। एग्जैक्टली, यही इस नियम का मकसद है। ये कंपनियों को अपनी संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से रोकता है और बिजनेस की एक सच्ची तस्वीर पेश करता है। इसीलिए हमारे नोट्स में इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका दिया है। सेल कंप्लीट सेल। सेल कंप्लीट सेल, ठीक है, ये याद रहेगा। मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल घटा दो। तो गोल्डन रूल है कॉस्ट या NRV, जो भी कम हो। चलिए अब इस कॉस्ट शब्द की चीर-फाड़ करते हैं। ये सुनने में तो एक छोटा सा शब्द है, पर मुझे यकीन है इसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। बिल्कुल, ये लागत सिर्फ वो कीमत नहीं है जो आपने कच्चा माल खरीदने के लिए चुकाई। इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला है परचेज कॉस्ट, यानी खरीदने की लागत। ओके। इसमें माल की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी, वो टैक्स जो वापस नहीं मिलेंगे,
और माल को फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा, मतलब फ्रेट इनवर्ड्स, ये सब जुड़ता है। और क्या इसमें से कुछ घटता भी है, जैसे कोई डिस्काउंट मिला हो तो? हाँ, ये एक ज़रूरी पॉइंट है। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो उसे सीधे कॉस्ट में से ही कम कर दिया जाता है, उसे अलग से इनकम नहीं दिखाते। ठीक है, ये तो हुई खरीदने की कहानी, लेकिन सामान को सिर्फ खरीद कर गोदाम में रखना तो आधी कहानी है। असली जादू तो फैक्ट्री में होता है, जब हम उस कच्चे माल को एक बिकने वाली चीज में बदलते हैं। और यहीं पर कॉस्ट का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट ये कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का खर्च है। इसमें एक तो मजदूरों की दिहाड़ी जैसे डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं, और दूसरे होते हैं ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे। ओवरहेड्स जैसे फैक्ट्री का किराया या मशीन का डेप्रिसिएशन? सही। इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते हैं, जैसे पैकिंग का सामान, और दूसरे फिक्स्ड ओवरहेड्स जैसे किराया, जो प्रोडक्शन चाहे कम हो या ज्यादा उतना ही रहता है। एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए एक फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए महीना है और उसके नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 फोन बनाने की है, लेकिन किसी महीने मंदी की वजह से सिर्फ एक ही फोन बना, तो क्या उस एक फोन की कॉस्ट में पूरा 1 लाख रुपए का किराया जोड़ देंगे? ये तो सही नहीं लगता। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की तरफ इशारा किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा? इंड AS 2 कहता है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर ही बांटा जाएगा। आपके उदाहरण में प्रति यूनिट सिर्फ 10 रुपए ही कॉस्ट में जुड़ेगा। मतलब 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करके? हाँ, तो जिस महीने सिर्फ एक फोन बना, उस पर भी किराए का 10 रुपए का हिस्सा ही जुड़ेगा। बाकी का 99,990 रुपए का किराया वो सीधे उस महीने के प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे के तौर पर चला जाएगा। अच्छा, आप अपनी नाकामी का बोझ इन्वेंट्री की कीमत पर नहीं डाल सकते। वाह, ये तो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। अच्छा, नोट्स में उन खर्चों की भी लिस्ट है जिन्हें कॉस्ट का हिस्सा कभी नहीं मानना चाहिए। हाँ, और ये गलतियां अक्सर होती हैं। चलिए एक बेकरी का उदाहरण लेते हैं। आप 100 केक बना रहे हैं और आपको पता है कि 2 केक थोड़े टूट फूट जाएंगे, ये नॉर्मल है। ठीक है। इसकी लागत बाकी 98 केक में जुड़ जाएगी। लेकिन अगर बिजली चली गई और 50 केक खराब हो गए, तो वो 48 केक का नुकसान एक एबनॉर्मल वेस्ट है। एबनॉर्मल वेस्ट। आप उसकी लागत अच्छे केक पर डालकर उन्हें महंगा नहीं कर सकते। वो नुकसान सीधे सीधे उसी महीने का खर्चा है। समझ गए, मतलब आप अपनी बड़ी गलतियों को प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं छिपा सकते। और गोदाम का किराया? स्टोरेज कॉस्ट भी आमतौर पर लागत में नहीं जुड़ते जब तक कि स्टोरेज प्रोडक्शन का जरूरी हिस्सा ना हो। जैसे वाइन को पुराना करने के लिए रखना। बिल्कुल। उसके अलावा ऑफिस के खर्चे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सामान बेचने और पहुंचाने का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट्स, ये भी कभी इन्वेंट्री की लागत का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, तो अब हमारे पास वो मोबाइल फोन है, उसकी वैल्यू भी तय हो गई, मान लीजिए 8,000 रुपए। वो गोदाम में पड़ा है। कंपनी की किताबों में इस पल में वो क्या है? एक संपत्ति, एक खर्चा या कुछ और? इस पल में वो सिर्फ और सिर्फ एक एसेट यानी संपत्ति है। सिर्फ एसेट? हाँ, सोचिए कि वो भविष्य में होने वाली कमाई का एक जमा हुआ रूप है, एक स्टोर्ड अप पोटेंशियल प्रॉफिट। जब तक वो बिका नहीं, वो खर्चा नहीं है। तो फिर वो खर्चा कब बनता है? जिस पल वो बिकता है। एग्जैक्टली। जिस पल वो फोन बिकता है उसकी पहचान बदल जाती है। वो 8,000 रुपए तुरंत बैलेंस शीट से हटकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक खर्चे के तौर पर आ जाते हैं। अच्छा। और इस खर्चे का एक खास नाम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। नोट्स में से समझाने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल का जिक्र है। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का पुलिस वाला है। पुलिस वाला? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि किसी खर्चे को उसी कमाई के सामने दिखाना चाहिए जिसे पैदा करने में उस खर्चे ने मदद की। मतलब ये कंपनियों को हेराफेरी करने से रोकता है। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि देखो हमने इस दिवाली में 100 करोड़ के फोन बेचे, ये हुई कमाई, लेकिन इन फोन को बनाने का खर्चा हम अगले साल दिखाएंगे ताकि इस साल हमारा प्रॉफिट आसमान छूता हुआ दिखे। आपने एकदम सही समझा। हाँ, ये पुलिस वाला इसी हेराफेरी को रोकता है। वो कहता है जिस साल की कमाई उसी साल का खर्चा, बस। यही कारण है कि जब तक इन्वेंट्री बिकती नहीं, वो खर्चा नहीं बनती, क्योंकि उसने अभी तक कोई कमाई करने में मदद नहीं की है। इससे मुनाफे की सच्ची और सही तस्वीर सामने आती है। ठीक है, आप कुछ खास मामलों की बात करते हैं जिन्हें नोट्स में एग्जाम फेवरेट कहा गया है। पहला है इन्वेंट्री राइट डाउन। ये क्या होता है? ये सीधा हमारे ज़ारा वाले जैकेट के उदाहरण से जुड़ा है। मान लीजिए जैकेट की लागत थी 5,000 रुपए,
लेकिन अब उसकी NRV यानी असल कीमत सिर्फ 500 रुपए रह गई है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से हमें उसकी वैल्यू 500 रुपए दिखानी होगी। तो वो जो 4500 रुपए का फर्क है उसका क्या होगा? वो 4500 रुपए एक नुकसान है जिसे इन्वेंट्री राइट डाउन एक्सपेंस कहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस नुकसान को तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के तौर पे दिखा दिया जाता है। भले ही वो जैकेट अभी बिका ना हो। हाँ, भले ही वो बिका ना हो। एक मिनट, बिका भी नहीं फिर भी खर्चा, ऐसा क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का एक और सिद्धांत है, प्रूडेंस यानी समझदारी। ये कहता है कि अगर आपको भविष्य में होने वाले किसी नुकसान का आज पक्का पता चल जाए तो उसे आज ही अपनी किताबों में दर्ज कर लो। अच्छा। उसके होने का इंतजार मत करो, क्योंकि उस संपत्ति से भविष्य में मिलने वाला आर्थिक लाभ अब कम हो गया है, तो उस सच्चाई को आज ही स्वीकार करना होगा। बहुत दिलचस्प है। और दूसरा खास मामला है जब इन्वेंट्री को बेचा नहीं जाता बल्कि कंपनी खुद इस्तेमाल कर लेती है। हाँ, ये भी एक मजेदार स्थिति है। मान लीजिए कार कंपनी है और वो अपने स्टॉक से स्टील निकालकर अपनी फैक्ट्री के लिए एक नई मशीन बनाती है। तो वो स्टील बिका तो नहीं। तो क्या उस स्टील की लागत को तुरंत खर्चा मान लेंगे? नहीं, यहाँ एक और पहचान बदलती है। उस स्टील की लागत को खर्चा नहीं मानते, बल्कि उसे उस नई मशीन की लागत में जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कैपिटलाइज करना कहते हैं। कैपिटलाइज? हाँ, वो स्टील अब इन्वेंट्री नहीं रहा, बल्कि मशीन नाम के एक फिक्स्ड एसेट का हिस्सा बन गया है। और फिर खर्चा कब बुक होगा? वो खर्चा फिर धीरे धीरे कई सालों में डेप्रिसिएशन के रूप में बुक होगा, जैसे जैसे उस मशीन का इस्तेमाल होगा। अच्छा। इसके पीछे का तर्क ये है कि वो स्टील अब एक बार में फायदा नहीं दे रहा, बल्कि एक मशीन के रूप में कई सालों तक कंपनी को फायदा देगा, तो खर्चे को भी उन कई सालों में बांटो। वाह, तो इन्वेंट्री का पूरा जीवन चक्र अब साफ हो गया है। अगर हमें इस पूरी चर्चा को परीक्षा के लिए कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। पहला और सबसे जरूरी, इन्वेंट्री बिकने तक एक एसेट है। दूसरा, बिकने पर वो COGS खर्चा बन जाती है। तीसरा, खर्चे को हमेशा उसी पीरियड की कमाई से मैच किया जाता है। यह अकाउंटिंग का पुलिस वाला है। चौथा, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिर जाए, मतलब NRV कॉस्ट से कम हो, तो उस नुकसान को यानी राइट डाउन को बिना बिके भी तुरंत खर्चा मान लिया जाता है। और पांचवा, अगर इन्वेंट्री किसी फिक्स्ड एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो तो उसकी लागत को कैपिटलाइज किया जाता है, यानी उस एसेट की कीमत में जोड़ दिया जाता है। और हाँ, वैल्यूएशन के तरीके FIFO और वेटेड एवरेज की इजाजत है, लेकिन LIFO की नहीं। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। और अगर परीक्षा में किसी को एक लाइन में इसका सार लिखना हो तो हमारे नोट्स की ये लाइन परफेक्ट है। इंड AS 2 के अनुसार जब इन्वेंट्री बेची जाती है तो उसकी कीमत को उसी समय में खर्चे के रूप में दिखाया जाता है जिसमें उससे जुड़ी कमाई दिखाई जाती है, जो कि मैचिंग प्रिंसिपल के अनुरूप है। तो अब अगली बार जब हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का आंकड़ा देखेंगे तो हमें पता होगा कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके पीछे नियमों, सिद्धांतों और बिजनेस की सच्चाइयों की एक पूरी कहानी छिपी है। बिल्कुल। वो नंबर बताता है कि कंपनी अपने स्टॉक को कितनी कुशलता से मैनेज कर रही है और भविष्य में उसकी कमाई की क्षमता कितनी है। और हमारे सुनने वालों के लिए आगे सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने भी बताया कि इंड AS के तहत LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड प्रतिबंधित है। ऐसा क्यों हो सकता है? जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जब चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जैसे पेट्रोल या स्टील, तब LIFO मेथड किसी कंपनी के मुनाफे की कैसी तस्वीर पेश करेगा और सरकार को वो तस्वीर क्यों पसंद नहीं आएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।